नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। भाई बात निकली है तो अब दूर तक तो जाएगी ही। मैं बात कर रही हूं वोट चोरी मामले की, जिसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने उठाया कि मतदाता सूची में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सबूत के साथ हम उजागर करते हैं और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के आरोप भी कांग्रेस पार्टी ने और सारे विपक्षी दलों ने लगाए हैं। पिछले कई दिनों से इस पर दिल्ली की सड़कों पर हमने घमासान देखा है, दिल्ली में संसद में इस पर घमासान देखा है और लगातार वोट चोरी होने के मामले बताए जा रहे हैं, उजागर किए जा रहे हैं। उदाहरण के साथ, नाम के साथ, कहीं-कहीं एक ही घर नंबर पर 70-80 लोग रह रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक ही वोटर आईडी पर ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। 35 साल की मिंता देवी को 124 वर्ष के बताए जाने और उन्हें फर्स्ट टाइम वोटर, ये सब बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारी कमियां उजागर की गई है और उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। और सवाल अगर उठेंगे तो फिर हर राज्य में उठेंगे। वैसे गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर भी मतदाता सूची में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही होने की आशंका अब गुजरात कांग्रेस ने और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जता दी है। क्या गुजरात में भी मतदाता सूची में कोई गड़बड़ियां हैं? क्या गुजरात में भी गड़बड़ियों के साथ जनता के वोट लिए जा रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव होता है माहौल थोड़ा सा अलग होता है और परिणाम जो होता है बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आज उन्हीं सवालों के जवाब पॉलिटिकल एनालिस्ट और इलेक्शन एनालिस्ट के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो वोट चोरी का मामला है, ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला है, क्या गुजरात में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है? चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अनूप शर्मा जी जुड़े हैं। अनूप जी, बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। थैंक यू मैम। अनूप जी, क्या कहेंगे मतदाता सूची में इस तरीके की गड़बड़ियां जो उजागर हुई है, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? और अगर गुजरात में भी इसी तरीके की कोई गड़बड़ियां हैं, तो शायद गुजरात के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा मजाक होगा, क्योंकि गुजरात के लोग भर-भर झोली वोट दे रहे हैं, ऐसा हमेशा हम मानते आए हैं। मैम, जब ये न्यूज़ मैंने देखी और जब आपने इस मुद्दे पे बात करने के लिए इनवाइट किया, तब पहला मेरे दिमाग में जो थॉट आया, हुँ, वो क्या था? वो ये थॉट था कि 2016 का में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव हो रहे थे, हुँ, उस समय को अगर मैं याद करता हूँ, तो कई सोसाइटियाँ जहाँ पर पाटीदार अनामत आंदोलन की इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थी, हुँ, सोसाइटियों के लोगों ने बाइटें दी थी, वीडियो बनाए थे कि भई हमारे वोट कट चुके हैं, हम वोट देने पहुँच रहे हैं लेकिन हमारे वोट नाम ही नहीं। हुँ, हुँ, ये घटनाएँ हुई, मैंने इसको कोशिश की ढूँढने की लेकिन एक भी वीडियो मैं खोज नहीं पाया, या तो ये जी, वीडियो डिलीट हो गए हुँ, या फिर मुझे मिल नहीं रहे। तो हुँ, ये हुँ, घटना गुजरात के हर लोगों को पता है कि हुँ, ऐसे वीडियोज़, ऐसे ऐसी न्यूज़ वो सभी स्टेट की जो मतलब आज जिसे हम कह सकते हैं स्थापित मीडिया है, हुँ, उन हुँ, लोगों ने भी ये स्टोरी चलाई थी। जी, जी, फिर महाराष्ट्र के चुनाव की बात आती है, हुँ, तब उसको राहुल गांधी जी उठाते हैं। हुँ, दिल्ली के चुनाव में ये दिखाया गया था, मतलब मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ अच्छे से कि अरविंद हुँ, केजरीवाल ने जो उस टाइम के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, जी, इस्तीफा दे दिया था, माफ कीजिएगा। हुँ, आतिशी मैम उस टाइम मुख्यमंत्री थी जी, और आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, तब उन्होंने पूरे कई विधानसभाओं का डेटा पब्लिक डोमेन में दिया था कि इस सीट से इतना निकल रहा है, इस सीट से इतना हट रहा है। हुँ, वही चीज़ जब बिहार के अंदर एक आंदोलन चल रहा है एसआईआर का, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पूरा इलेक्टोरल चेंज करने की कोशिश है हुँ, कि हुँ, नए लोगों को इंक्लूड करना है, ये बिहार में इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जी, लेकिन हो उल्टा है। हुँ, स्पेशल डिलिटेशन रिवीजन हो रहा है, ये हुँ, विपक्ष का दावा है। अगर हम देखें तो 16 के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जिला पंचायत, तालुका पंचायत के चुनाव हुए, उस चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी नुकसान, जी, और शह शहरों की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हुँ, लेकिन जितने वीडियो थे वो ज़्यादातर शहरों से आए। जी, गुजरात
भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है ये। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर जो भी कोई पॉलिटिक्स में रिसर्च करता है, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी, अगर हम ये शब्द बोले तो हम्म। इज इक्वल टू गुजरात होता जी जी। है। अब ये 2016 में घटना घटती है और आज 2025। हम्म। ये उस टाइम राज्य इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, हम्म। उन्होंने ये मतदार यादी पब्लिश की थी, जी। जिससे भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेशन के हर चुनाव में फायदा। हम्म। ठीक है ना। वोटर लिस्ट दो होती है। एक, ये सिर्फ जो व्यूअर्स इस चीज को नहीं जानते उनके लिए सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वोटर लिस्ट दो होती है। हम्म। एक वो जहां पर हम विधानसभा और लोकसभा की बनाते बिल्कुल। हैं, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हम्म। दूसरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल बॉडीज में हम ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के या वार्ड की जो चुनाव होते हैं उसके हम्म। लिए बनती जी। है। ये एरिया डिवाइड करना, ये सारी चीजें स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता हम्म। है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, जिसको पूरा कंट्रोल नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा फंडिंग वगैरह जो है, सपोर्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट। जी। जबकि सीईओ, स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन, जो हर एक राज्य के अंदर रहता है, इलेक्शन हम्म। कमीशन का एक पार्ट होता है, हम्म। जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंड करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फंड भारत सरकार का जी। अलग ही कोटा होता है, पर पैसा हम्म। तो एट द एंड गवर्नमेंट के पास से आता है। और हम्म। न्यूयॉर्क के अंदर भी कहीं ना कहीं भूमिकाएं इन लोगों की रहती है। हम्म। तो स्वतंत्र संस्था कहने के लिए है, हम्म। पर इतना स्वतंत्र है नहीं। जी। ये एक बिल्कुल। बात हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हम्म। दूसरी चीज जो मेरे मन में आती है वो ये है कि जब भी हम्म। कोई ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में फर्जी है, तो एक क्लास वो है जो बोल रहा है कि हाँ, फर्जी है, हम्म। इसमें गड़बड़ी है, हम्म। और वो विपक्ष की आवाज होती है। और दूसरी आवाज ये कह रही है, कॉन्फिडेंस से कह रही है कि हो ही नहीं सकती, वो जी। स्वतंत्र संस्था है, फुल डिफेंस में है कि ये कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। हम्म। आपको संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, आपको देश पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, ये सारी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में हम्म। फंस जाते हैं। बट ये दो नैरेटिव जो है वो सामान्य से बनते हैं। जी। तो पहला जो नैरेटिव बन रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो कौन है? हम्म। क्यों वही लोग बोल रहे हैं? और हम्म। जो समर्थन कर रहा है वो कौन है, और वो क्यों समर्थन कर रहा जी। है? अगर पेन मेरे सामने पड़ी है हम्म। और वो मेरी है, तो मैं उसके बचाव में आ जाऊंगा। हम्म। तो मुझे पता है कि ये मेरी मेरी है नहीं, हम्म। और ये कोई और की हो सकती है, तो वो विरोध करेगा। हम्म। बेसिकली हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इंटेंशनली नहीं, पर लोगों के बीच में मैसेज दे रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे थ्रू चल, हम्म। और इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। लोग अभी भी बोलते हैं, तो जी। वोट चाहे किसी को भी दे, हम्म। जितनी भाजपा है। हम्म। तो हम्म। पहले तो ये चीज पे ही प्रश्न होता था, पर हम्म। अब और ज्यादा प्रश्न डीप हो गए कि अब खुल के दिख रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हम्म। अंदर क्या दिख रहा है? उसके अंदर एक घर के अंदर 80 वोटर्स, और वो मेरी ऑफिस के से भी छोटा मुझे लगा है, जी। उसके अंदर 80 लोग कैसे रह सकते? तो हम्म। ये, और अगर हम 3 महीने में भी उसको चेंज करते हैं, तो भी हर 3 महीने पे छोड़ के जा रहा है और उसका इलेक्शन कार्ड बन रहा है, तब भी हम्म। 10-12 साल लग जी। जाएंगे इतने लोगों जी। के नाम जोड़ने में। हम्म। तो ये बिल्कुल फर्जी बनाई जा रही है। हम्म। इलेक्शन कमीशन गलती कहाँ कर? जी। इलेक्शन कमीशन को ये एक्सेप्ट करना चाहिए हम्म। कि हाँ, मिस्टेक है, पर हम्म। इनको हमें सुधारना है। जी। इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन की भूमिका एक और अलग वे में, वो जी। क्या कह रही जी। है? विपक्ष जो है हम्म। उसकी समस्या, जी। विपक्ष अलग तरीके से डील कर रहा है, हम्म। विपक्ष झूठ बोल रहा है, अफवाहें फैला रहा है, हम्म। जबकि
सबूतों के साथ बात हो रही है, तब भी मानना नहीं है और हम्म। तब भी सत्ता पक्ष के फेवर वाले स्टेटमेंट देने हैं। जी, तो तो बिल्कुल। लोगों के बीच में सीधा नैरेटिव जा रहा है कि भाई हम्म। दोनों मिल गए। तो कहीं न कहीं मतदाता सूची में धाँधली हो रही है अनूप जी, ये बातें तो शायद सिद्ध हो जाएँ, शायद सिद्ध ना हो, लेकिन एक मतदाता के मन में जो हमेशा के लिए एक शक जाएगा कि मैं वोट तो कर रहा हूँ, मेरी जो पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है, उसे कर रहा हूँ, लेकिन वो वोट अगर किसी और को जा रहा है, अगर ऐसे फर्ज़ी वोट डालकर कोई भी पार्टी अपने हक में परिणाम कर रही है, तो इसे देश के नागरिक के साथ कितना बड़ा अन्याय मानते हैं? बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा अन्याय है और हुँ, जैसे मैं बोल रहा था ना उसमें एक और एक चीज़ हमें ये समझनी होगी। हुँ, 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के 2 ईआरओ मतलब हुँ, ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बोला जाता है, हुँ, जिसकी जो वोटर लिस्ट बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीएलओ सारे रिपोर्ट करते हैं ईआरओ जी, को। हर विधानसभा पे 1 ईआरओ होता है। हुँ, वैसे 2 ईआरओ मतलब 2 विधानसभा के इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हुँ, हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड किया और हुँ, साथ ही में एआरओ जो उनके साथ असिस्टेंट के रूप में भूमिका में होते हैं, हुँ, उनको भी सस्पेंड किया। जी, तो जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान रहा है, हुँ, उन्होंने ये ज़रूर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर कर दिए थे जिससे कि वोटे वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ। हुँ, पर क्या ये पूरी देश के अंदर सिर्फ बंगाल में होता होगा? जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष की हुँ, सरकार है। हुँ, ममता बनर्जी ने खुल खुल के डिफेंस में उनके बोला है। यहाँ हुँ, पर उन 2 अधिकारियों की ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ हुँ, पर उन हर जगह पर विपक्ष इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों पर हुँ, उँगली सवाल उठाता है। हुँ, बंगाल के अंदर ममता दीदी उन्हीं 2 ईआरओ के डिफेंस में आके खुलकर बोल रही हैं कि हुँ, भाजपा अपने कर्मचारी लगाना चाहती है इसलिए इनको हटा। तो ये एक घटनाक्रम है जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कर रही हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए कहीं न कहीं कर रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है चुनाव आयोग को सामने आना होगा। सभी राजनीतिक दलों को एक ही तराजू में रखकर अगर हम तोलेंगे जो भी आपत्तियाँ सामने आई हैं, अगर उस पर सही-सही जाँच करवाएँगे, तो शायद काफ़ी कुछ पता चलेगा और चुनाव आयोग में हम सबका जो विश्वास है, वो कायम रह सकता है। इलेक्शन एनालिस्ट के रूप में संतोष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो डाटा के आधार पर बात करते हैं और जिस तरीके की धांधलियाँ होती है उस पर हमने उनसे कई बार बात की है। संतोष जी चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि पहले ईवीएम में गड़बड़ियों की बात हम उठाते थे कि माहौल कुछ और है, वोट किसी और के हक में जा रहे हैं, लेकिन फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने 6 महीना इस पर स्टडी किया और सबूत लेकर लोगों के सामने आए और अब जब बात निकली है तो हर राज्य में जारी है। गुजरात में भी कहीं न कहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डेटा माँग रहे हैं कि गुजरात में भी इसी तरीके की गड़बड़ियाँ हो रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी, पहले तो मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों के समक्ष रखी। हुँ, देखिए, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो ये चाहती हैं कि उनका ही शासन बना रहे और प्रत्येक इलेक्शन में उनकी जीत हो। जी। वे हर बार अलग-अलग तरीके के पैंतरे बनाते हैं हुँ, कि जिससे उनकी जीत हो। हुँ, यानी कि पहले जब था ये ईवीएम भी था, दूसरा एक था कि भई आप इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को खड़े कर दो, जो प्रत्याशी अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड यानी कि उनके मतों को कम करे। हुँ, और अब जब डेटा के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो डेटा के आधार पर ये भी है हुँ, कि अगर कोई पक्ष के फ़ेवर में जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने वाले लोग हैं, हुँ, उनके वोट को कम कर दो या तो फिर फर्ज़ी वोट खड़े कर दो। हुँ, अभी फिलहाल अभी जो नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी ने भी ये स्वीकारा कि उनके चुनाव क्षेत्र में 3.5 लाख मतदाताओं को कम किया गया था इलेक्शन रोल से। जी, और
उन्होंने ये भी स्वीकारा कि ये जो 3.5 लाख जो वोटर्स की कमी की गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। अच्छा। यानी कि उनकी जान पहचान वाले और काफ़ी ऐसे नज़दीकी उनसे संबंध रखने वाले भी काफ़ी सारे मतदाता थे। तो इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टियां, ये तो अब पॉलिटिकल पार्टियों को भी, जैसे विपक्ष में कांग्रेस ने जो काम किया है, तो भले ये काम आज से शुरू हुआ है, पर ये काम बहुत टाइम पहले से करने की जरूरत थी। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन में सारी पार्टियां क्या करती है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, तो वो अपना कामकाज जो होता है वो इलेक्शन से हटाकर दूसरे कामों में लग जाते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है जी बिल्कुल। और इस तरीके से भी वो काम करती है। जब हम डेटा की बात करते हैं, तो आपने भी अभी बताया कि प्रत्येक जो मतदाता है, तो मतदाता सूची कैसे बनेगी? मतदाता तो वही मतदाता है जो जहाँ पर रह रहा है, तो प्रत्येक मतदाता को अपना मत देने का उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना मत दे सके। अब यहाँ पर जो बात आई है सर के द्वारा, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल जो एक तैयारी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पूरी की पूरी जो मतदार सूची को जो नई बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रक्रियाओं में उन्होंने जो जिस तरीके से डेटा कलेक्शन और मतदाता सूची बनाने की जो बात कही है, उसको लेकर काफ़ी सारा विवाद इसलिए भी है कि उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी जो मतदाता सूची है, वो अभी हम इसको हम डिलीट करते हैं और नए सिरे से सभी का नाम वगैरह हम ऐड करेंगे और जिस-जिस के पास में भी आधार कार्ड और रेशन कार्ड है, ये आधार कार्ड और रेशन कार्ड वगैरह वो मान्यता वाले दस्तावेज नहीं माने जाएँगे, उनके पास में जन्म का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने डेटा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि इतने-इतने अगर डॉक्यूमेंट्स इनके पास होंगे, तो ही उनको हम इलेक्टोरल रोल में उनका नाम हम जमा करवाएँगे। एक डेटा के आधार पर आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि जो अभी-अभी जो डेटा जो डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने ये बताया है कि टोटल जो मतदाता जो बिहार में जो रजिस्टर्ड हैं, वो 7,89,69,844 ये यानी कि टोटल 7,90,00,000 जितने मतदाता सूची में नाम ऑलरेडी थे और अभी सिर्फ उनके पास 69.47 लोगों के ही फॉर्म कंप्लीट उनके पास में जमा हुए। हम भी जानते हैं कि जब हम कोई छोटा-मोटा भी काम अगर करवाने जाते हैं, अगर कोई अपना राशन कार्ड भी बनवाने जाएगा, तो 1 महीने के अंदर वो प्रक्रिया नहीं खत्म होती है। और जब ये प्रक्रिया इलेक्शन के बिल्कुल जब बिहार का इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहता है कि हम ये 1 महीने के अंदर ये पूरी सूची बनाकर इसको हम नए सिरे से पूरा इलेक्शन करवाएँगे, तो लोगों में भय ये है कि कहीं हमारा नाम रह ना जाए और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो माँग रहे हैं दस्तावेज, उन दस्तावेजों के न होने की वजह से कहीं हम अपना जो मत है, वो मत देने के अधिकार से वंचित ना रह जाए। और डेटा भी यही बता रहा है कि 36.47% लोगों के ही नाम सूची में अब तक रजिस्टर्ड हो पाए। जी। तो सर बिहार की ये बात है और अब गुजरात में भी जब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या गुजरात में भी संतोष जी इसी तरीके की कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग अब अलग-अलग राज्यों से भी आकर बसने लगे हैं। ऐसे में यहाँ भी इसी तरीके की धांधली क्या संभव है? जी, बिल्कुल संभव है और हो रही है और इसके प्रमाण भी हमने सीईओ जो पी भारती मैडम थी, मैं विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2020 में, जो 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उस समय हमने काफ़ी सारे ऐसे डेटा
सीईओ पी भारती को रूबरू मिलकर उनको हमने ये डेटा के साथ हमारी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मतदाता हैं, जो 2 जगह पर रजिस्टर्ड हैं। जी। यानी कि जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर बिहार, पंजाब और बाकी सारे काफ़ी सारे राज्यों से लोग अपने-अपने नौकरी पेशा करने के लिए या तो एजुकेशन के लिए भी आते हैं। हुँ, जब हम बात करते हैं कि जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे हुँ, रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, हुँ, इन सारी कंपनियों की जब बात करते हैं तो 30,000 से लेकर 50,000 तक वहाँ पर एम्प्लॉयी काम करते हैं और हमने जो डेटा का एनालिसिस किया था, हुँ, वो जामनगर का था। और जामनगर में हम जानते हैं कि रिलायंस का काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट और रिलायंस की काफ़ी सारी कंपनियाँ वहाँ पर रिलायंस में जामनगर में है। जी। वहाँ का हमने एनालिसिस किया था तो हमने पाया था कि काफ़ी सारे ऐसे मतदाता जिनके नाम 2 जगह पर हैं। जब हम पी भारती मैडम को ये पूरा सूची लेकर हम मिले और हुँ, हमने उनको बताया कि ये काफ़ी सारी ऐसी धांधली है कि ये मतदाता यहाँ पर भी रजिस्टर्ड है और अपने बाकी जो राज्य से वो आते हैं, वहाँ पर भी रजिस्टर्ड है, पर हुँ, उन्होंने इस संबंध में उस वक़्त कोई कार्रवाई नहीं की थी। हुँ, एक एक इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक हुँ, प्रत्येक मतदाता के आधार कार्ड को प्रत्येक मतदाता के कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। एक हुँ, ऐसी भी एक योजना यानी कि एक ऐसा भी उन्होंने पोर्टल एक बनाया था कि जी। अगर प्रत्येक मतदाता का कार्ड जो है, हुँ, उसके हुँ, आधार कार्ड से अगर लिंक कर देंगे, तो इस तरह की ये धांधली कम हुँ, होगी। हुँ, मगर जो बीएलओ है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि हुँ, प्रत्येक घर-घर जाकर वेरिफ़िकेशन करना, वेरिफ़िकेशन करने के बाद में जो हुँ, यहाँ से चले गए उनके नाम काटना, जो चल बसे हैं, जिनका मृत्यु हो चुका है, उनके भी हुँ, नाम कट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो बीएलओ को करनी रहती है, बूथ लेवल हुँ, ऑफिसर्स और हुँ, ज़्यादातर गुजरात में ये पाया गया है कि बीएलओ की ज़िम्मेदारी हम प्राथमिक शाला के शिक्षक को देते देते हैं। हैं। जी। प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, उनकी हुँ, ये ज़िम्मेदारियाँ होती है, पर वो कहीं न कहीं ये काम जो है अपना, वो हुँ, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। पहले हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष में सिर्फ एक बार हुँ, अ, नई जो नाम है ऐड करने की जो प्रक्रिया थी, पूरे साल में सिर्फ एक बार जनवरी महीने में वो की जाती थी। हुँ, पिछले कुछ सालों से 1-2 साल से ये प्रक्रिया पूरे साल के अंदर चलती 4 है। बार यानी हुँ, क्वार्टरली जनवरी, अप्रैल और इस हुँ, तरीके से ये ओपन होती है और जो नए वोटर्स हैं वो अपना नाम ऐड कर सकते हैं। तो हुँ, बीएलओ को ये ध्यान रखना होगा कि नए वोटर्स का मतलब क्या है कि हुँ, जिन्होंने 18 साल अभी कंप्लीट किए हैं वो नए वोटर्स हैं, ना जी। कि जिसकी उम्र 35 इयर्स है, 50 हुँ, इयर्स है और इसके भी ऊपर की जिनकी उम्र है, उनका जब वो नाम जब दर्ज पहली बार करते दर्ज हैं या कराएँ। तो उनका उनसे रिक्वेस्ट लेटर जब लेते हैं, तो हुँ, ये उनको सुनिश्चित करना चाहिए हुँ, कि आप पहले कहाँ के मतदाता थे, वहाँ से कैंसल करके लाओ हुँ, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन भी देते हैं, फॉर्म नंबर 6 होता है, हुँ, जिसमें नया मतदाता अपना फॉर्म फिल अप करके देता है और फॉर्म नंबर 7, हुँ, 7A, 8 इस तरीके के कुल 4 हुँ, फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ की तरफ से बनाए गए हैं कि अगर आप कहीं और जगह पर जाते हो, जैसे हुँ, कि कोई मुंबई से लेकर अभी समझो कि गुजरात में स्थित हुआ है, तो उसको पहले वहाँ से अपना जहाँ पर जो नाम चल रहा है, वहाँ से कैंसल करवाना पड़ेगा। हुँ, उस हुँ, बीएलओ को जानकारी देनी पड़ेगी कि अब मैं यहाँ से गुजरात जा रहा हूँ, तो मेरा नाम प्लीज़ यहाँ से कमी कीजिए और इसके बाद में जी, उसका नाम गुजरात में चालू होगा। पर हुँ, ये कहीं न कहीं ये कार्यवाही बीएलओ नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी धांधलियाँ ज़्यादा होती है। जी, और जी, जब जी। बड़ी कंपनियों में ये लोग जाते हैं बीएलओ, हुँ, तो हुँ, उनके सामने एक प्रेशर भी होता है कि रिलायंस में मैं जब जा रहा हूँ और वहाँ से जो भी मुझे रिक्वेस्ट फॉर्म दिए जाते हैं, वो सारे के सारे मुझे एक्सेप्ट करने अप्रूव ही कर रहे होंगे। हैं। जी, जी। जी।
तो ये सारी भी गड़बड़ियाँ हैं और ऐसे में देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं बड़े खतरे में नज़र आ रहा है। अनूप जी के पास वापस चलूँगी। अनूप जी, एक छोटा-सा जवाब चाहूँगी क्योंकि डिजिटल इंडिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास सब कुछ हमारे जैसे लोगों के पास भी अब सब कुछ फिंगर टिप पर है। तो क्या सरकार के पास ये डाटा अगर मैं मेरा आधार कार्ड डालूँ आधार नंबर डालूँ तो क्या पता नहीं चलना चाहिए कि ये व्यक्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? जब हम पूरा डिजिटलाइज़ेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ चूक हो रही है? आज भी क्यों हम उन्हीं आंकड़ों में अटके पड़े हैं और इस तरीके की धांधलियों का सामना कर रहे हैं? क्या डिजिटल पूरा डाटा नहीं बनाया जा सकता? अ, मैं एक बात इसमें ज़रूर बोलूँगा कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी माँग है ना, वो क्या है कि हुँ, आपके पास जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीडीएफ फॉर्मेट में देता है, उसे एक्सेल फॉर्मेट में देता है। हुँ, हुँ, ठीक है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अजय राय, उन्होंने तो बहुत ही जो मोदी जी के सामने लड़े थे, इस हुँ, बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार का जो 2019 का 24 का चुनाव था, उसमें काफ़ी मशक्कत में मोदी जी खुद की चुनाव सीट निकाल पाए थे जी, जी, वाराणसी से। हुँ, और उन अजय राय जी ने जब से इलेक्शन कमीशन से डेटा माँगा था कि मुझे वोटिंग लिस्ट भेज दीजिए, हुँ, ये भी बहुत बड़ा विवाद था ना कि वो भी उन्होंने दिया नहीं। हुँ, अब इलेक्शन कमीशन के पास तो ये सारा डेटा होना चाहिए, नहीं है हुँ, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और हुँ, अगर है, तो उसे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दे सकते हैं, हुँ, तो एक्सेल में देने में क्या दिक्कत जी, है? एक्सेल इतना ईज़ी है कि एक ही सेकंड में उस डेटा में से एक कमांड देते ही डुप्लीकेट लोगों के नाम बाहर आ जाएँगे। बिल्कुल। 7-7 चरण में जो चुनाव होते हैं एक-एक राज्य हुँ, के अंदर, हुँ, तो पीछे की वजह क्या रहती है? क्या कहीं ऐसी गड़बड़ी करने के लिए इलेक्शन कमीशन खुद तो नहीं एक ओपन हुँ, प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि आप एक एक जगह पर दे दीजिए, फिर वापस आप देना, फिर वापस हुँ, आप देना। हुँ, 7 बार आप वोट डाल सकते हैं अलग-अलग जगह से। हुँ, मैं गुजरात में जो लास्ट 22 के चुनाव में एक इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो काम कर रहा था मैं खुद, हुँ, वहाँ हुँ, पर मुझे 6000 लोगों के नाम ऐसे मिले थे जो लोग डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट नहीं बोलूँगा पर उनके पास ड्यूल एक से वोटिंग ज़्यादा कार्ड जगह वोट एक वो से मत ज़्यादा मत एक से देने का ज़्यादा अधिकार था। और उसी जगह पर मैं हुँ, सीट का कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना पार्टी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसी जगह पर 2500 वोट से जीत दिलाई थी। ओह! अगर 6000 वोट वो हटे ना होते, हुँ, हुँ, तो मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर जीत पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब ये चीज़ें हो हुँ, रही हैं। हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद मान रहा है कि हमारे हुँ, पास बहुत सारी गड़बड़ियाँ हमारे वोटर लिस्ट में हैं, हमारे बहुत हुँ, सारे कर्मचारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, हुँ, लेकिन एक्शन सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में हुआ है। हुँ, गुजरात में पिछले 10 सालों में किसी भी ईआरओ पर एक बार कोई कार्यवाही हुई हो, हुँ। ऐसी मेरी नज़र में तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल और संतोष जी ने जैसे बताया कि हमने सबूत के साथ पी भारती जी को दिया और उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर राहुल गांधी को हम किस मुँह से कहेंगे कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए क्योंकि ये संस्थाओं पर भी अब विश्वास जो है घटता जा रहा है। संतोष जी कहाँ जाएँगे? अगर इस तरीके की कोई भी आपत्ति है, कह रहे हैं कि एफिडेविट कर दो, पर इस एफिडेविट का जवाब कौन देगा? उसका सॉल्यूशन कौन देगा? छोटा-सा जवाब। जी जब हम 2024 लोकसभा की जब बात करते थे तब जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी थे, मुख्य चुनाव कमिश्नर वो हुँ, सभी सभाओं में बताते थे सभी जो पत्रकार परिषद थी वहां पर बताते थे कि डिस्क्लोज 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 इलेक्शन हुँ, कमीशन ऑफ इंडिया जो हुँ, भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्क्लोज करेगा पर जब हम ने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में 17 सी इसको बचाया गया इसके डेटा को बहुत देरी से डिक्लेयर किया गया और हुँ, अब जब ये अभी भी जब बता रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी ने कुछ आरोप रखे और वो आरोप जो भी रखे हैं उन्होंने वो सारे के सारे सबूत के साथ जो पत्रकारों के समक्ष उन्होंने हुँ, ये पूरा डेटा उन्होंने बताया है। हुँ, तब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप एफिडेविट के साथ दो तब हम देखेंगे।
तो सही में तो ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को सामने से सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और सामने से समाजवादी उसके पार्टी ने भी ऊपर शायद अखिलेश यादव ने भी ऐसे ही कुछ 17-18 हजार एफिडेविट दिए थे, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ये भी बात सच है क्या सर? जी, अखिलेश यादव जी की भी बात सही है और लोकसभा इलेक्शन में मैंने भी खुद ने 2 एफिडेविट के साथ मैंने भी कंप्लेंट फाइल की हुई है, पर उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। जी, 2019 में भी हमने ये कार्रवाई की थी कि हमने एफिडेविट के साथ और सारे सबूत के साथ कंप्लेंट रजिस्टर्ड की थी, ईमेल के द्वारा भी और साथ-साथ में फिजिकल उनको हमने पेन ड्राइव के साथ डेटा भी भेजकर कंप्लेंट फाइल करवाई थी। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कार्रवाई नहीं करता है। यानी कि ये जब इलेक्शन कमीशन जब बता रहा है कि आप एफिडेविट दो, तो ये एक बात बहुत यानी कि रद्दी जैसी बात है कि आप बता रहे हो कि एफिडेविट दो और फलाना-फलाना, आपको सामने से वो चीज़ों को आपको सही करना है ताकि लोगों का इस अ, स अ, संस्था के प्रति जो भी छोटा-मोटा विश्वास जो बचा है वो कायम रहे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब जब हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, तो अगर हम चुनाव आयोग में ही अपना विश्वास नहीं जता पाएँगे, तो फिर ये जो लोकतंत्र है, वो खतरे में अपने आप दिख रहा है। चुनाव आयोग को ठोस कार्रवाई करनी होगी। हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री के नीचे भारत देश में ये सारे चुनाव संपन्न हुए हैं। लेकिन जो स्वायत्त संस्थाएँ हैं, जो निष्पक्ष काम करती है, ऐसा भारत का हर नागरिक मानता है या मानना चाहता है। अगर उन संस्थाओं पर इस तरह के सवाल उठे और वो संस्थाएँ ठीक से जवाब नहीं दे पाई, तो शायद अगले चुनाव में मुझे भी ये हमेशा शक बना रहेगा कि मैं वोट तो कर रही हूँ, लेकिन क्या वही दल जीत कर आएगा जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिसे देश पसंद करता है, जिसे एक मास नागरिक पसंद करता है? बहुत बड़े सवाल है, जवाब सरकार को देने होंगे, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे, जवाब चुनाव आयोग जैसी संस्था को देने होंगे, क्योंकि लोकतंत्र अगर बचाना है, मजबूत करना है देश में, तो ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनूप जी, थैंक यू सो मच। तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज की डिबेट में हमने पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल नहीं किया था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, एक पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अपोज में जो होते हैं, वो कहते हैं कि ये तरीके के आरोप है, उस तरीके के आरोप है। लेकिन आज दोनों एक्सपर्ट को, दोनों एनालिस्ट को हमने बिठाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या सच हो सकते हैं? तो दोनों ही कह रहे हैं कि हमने खुद इसी तरीके की धांधली अपनी नजरों से देखी है, और गुजरात में भी देखी है। और गुजरात में अगर वोटों की धांधली हो रही है, क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को खूब पसंद किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर इस तरीके की धांधली, इस तरह की कमियां, इस तरह की गड़बड़ियां होती है, तो गुजरात में भी चुनाव आयोग को ठोस काम करना ही होगा। वीएनएम टीवी आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। रोज रात 8 बजे मेरे साथ मुद्दे की बात में इस तरीके की बातें जो हम सबके लिए जानना जरूरी है। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। जियो टीवी फाइबर ना चैनल नंबर जो है बदल गया है, अब आप 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को जियो फाइबर पर देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।